नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला हेल्थ फॉर एवरीवन में। आज का टॉपिक है सीपीआर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि सीपीआर क्या होता है, सीपीआर को कैसे दिया जाता है, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए तो सीपीआर को कैसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हार्ट अटैक किसी अगर पेशेंट को आ जाए, किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए तो हम किन किन टेक्निक्स को करके हार्ट अटैक से बच सकते हैं, या किसी मरीज को अगर हार्ट अटैक आ जाए, किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए तो हम उसे कौन सी टेक्निक्स को लगा के क्या क्या प्रिवेंशंस लेके क्या क्या फर्स्ट एड करके हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं और मरीज को बचा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था आप लोगों से कि सीपीआर एक नई टेक्निक्स होती है, सीपीआर को करने से हार्ट अटैक से हम मरीज को बचा सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक आज का हमारा इसीलिए है कि हार्ट अटैक आने पर किसी मरीज को सीपीआर कैसे दिया जाता है, क्या क्या प्रिवेंशंस होते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, कैसे करा जाता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा कि नॉर्मल बॉडी का जो पैरामीटर्स होते हैं उसको जानेंगे कि नॉर्मल बॉडी का जो पैरामीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उस टाइम पे जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं वो कितने चेंज हो जाते हैं और क्या हो जाता है उसमें, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा बीपी जो है नॉर्मल जो शरीर में होता है, नॉर्मल इंसान के शरीर में बीपी जो होता है वो 120/80 होता है। दूसरा पल्स रेट, जो पल्स रेट हम हाथ से देखते हैं या फिर गले से देखते हैं, ये चीज़ जो होती है ये 72 पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 72 बार होता है। रेस्पिरेटरी रेट मतलब कि हम जब सांस लेते हैं तो चेस्ट, हमारी छाती जो है हमारी कितने बार अप एंड डाउन हो रही है, ऊपर नीचे कितने बार हो रही है, उसको रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, जो कि 16 से 18 बार 1 मिनट में होता है। चौथा हमारा है SpO2। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कोरोना काल में ऑक्सीजन का जो लेवल था वो हम लोगों ने खूब चेक किया था, तो जो नॉर्मल लेवल होता है वो 94% या उससे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मुझे पिछली वीडियो में किसी ने पूछा था कि सर साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है, साइलेंट हार्ट अटैक में क्या होता है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है। जब हार्ट अटैक आता है तो उसमें 2 तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहला 2 सिम्टम्स होते हैं। एक, जिसको हार्ट अटैक आने वाला है उसको सारे सिम्टम्स पता चलेंगे कि चेस्ट में पेन हो रहा है, घबराहट हो रही है, पसीना आ रहा है, लेफ्ट शोल्डर में पेन हो रहा है, हाथ में नंबनेस आ रही है, मतलब कि झंझनाहट सी हो रही है, पसीना आ रहा है, उल्टी जैसे आने का मन हो रहा है, जबड़े में दर्द हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, ठीक पीछे की तरफ पेन हो रहा है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया। ये सारे सिम्टम्स मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो ये होता है कि आपको अवेक, ये आपको बताएगा कि हाँ हार्ट अटैक आने वाला है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसे कहते हैं अवेक। अब दूसरा आता है साइलेंट। ये सबसे खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक इसलिए होता है कि इसमें आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे कुछ डिजीनेस सी फील हो रही है, डिजीनेस सी लगेगा कि आप मुरझा रहे हैं, लगेगा कि आपको नींद आ रही है, लगेगा कि आपको कुछ आराम करने के लिए, लेटने के लिए आपको फील करेगा, या बिस्तर में आपको लेटने की फील होगा, लगेगा कि कुछ पैरामीटर्स डाउन हो रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा कोई भी फील नहीं आएगा कि हाँ पेन हो रहा है या स्वेटिंग हो रही है या वॉमिटिंग हो रही है, ऐसा कोई भी फील नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये जो साइलेंट जो हार्ट अटैक है ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल होता है। इसी में किसी को कुछ पता नहीं चलता है, किसी भी इंसान को इसके बारे में नहीं पता चलता है। अब पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है तो सबसे पहले हमें ये मेजर करना है कि बीपी जो है वो 120/80 है कि नहीं है। दूसरा, अब ये सारे पैरामीटर्स को हमें चेक करने पड़ेंगे। ये नॉर्मल बॉडी के जो पैरामीटर्स हैं। अब हम दूसरे पैरामीटर्स की बात करते हैं। जब शरीर का पैरामीटर्स चेंज होता है, जब हार्ट अटैक आ जाएगा तो पैरामीटर्स ऑटोमेटिक चेंज जाएंगे, वो शरीर के अनुसार बदलता रहता है। किसी का मोटा शरीर है तो वो हो सकता है ज़्यादा हो, किसी का पतला शरीर है हो सकता है उसका कम हो। ठीक है, तो बॉडी जो पैरामीटर्स है वो चेंज होते रहते हैं शरीर के अनुसार। हो सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी बढ़ सकता है। हो सकता है ब्लॉकेज ज़्यादा हो, नसों में, वेन्स में ब्लॉकेज ज़्यादा हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो पैरामीटर्स हैं, जो नॉर्मल पैरामीटर्स ये हो गए, और एबनॉर्मल पैरामीटर जो होते हैं वो 120/80 से जो ऊपर जितना भी होता है वो सब एबनॉर्मल पैरामीटर्स में काउंट होता है। ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा आज का टॉपिक जो है CPR, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन। CPR के लिए हम समझते हैं कि क्या है चीज। कार्डियो का मतलब हो गया हार्ट, यानी कि हमारा दिल।
पल्मोनरी का मतलब हो गया लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े। रिसस्किटेशन मतलब रिवाइव। हमें जब हम चेस्ट को प्रेस करेंगे तो उसके अंदर एयर जाएगी और वो रिवाइव होगा। चेस्ट के अंदर एयर जाएगी, लंग्स के अंदर एयर जाएगी, हार्ट के अंदर एयर जाएगी, ठीक है, और वो रिवाइव होगा। तो यही इसका मतलब है कि कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन यानी कि हार्ट को, लंग्स को रिवाइव करना है, मतलब कि वापस अपनी नॉर्मल अवस्था में यानी कि नॉर्मल पोजीशन में लाना है। अब सीपीआर देने के लिए हमें एक बेसिक सा रूल होता है, उसे समझना है। बेसिक सा क्या रूल है? ABC, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। एयरवे का मतलब हुआ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट अटैक कुछ खाते वक्त भी होता है। कुछ खाना खा रहे थे, कुछ च्युइंगम चबा रहे थे या कोई भी चीज़ चबा रहे थे और वो चबाते चबाते गले में जाके अटक जाए, गले में जाके अटक गया और वहाँ सांस आनी बंद हो गई और वहीं हार्ट अटैक आ गया। तो जब हार्ट अटैक आ जाता है तो उस टाइम पे हमें सबसे पहले गले में देखना है, सिर को ऊपर करके हमें देखना है कि गले में कहीं कोई चीज़ अटकी तो नहीं है। सीपीआर देने से पहले की ये टेक्निक्स है, हमेशा याद रखिएगा कि एयरवे, गले में कुछ देखना है कि गले में कहीं कोई चीज़ अटकी तो नहीं है। दूसरा, मरीज सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। विक्टिम जिसको हार्ट अटैक आया हुआ है वो सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। अगर सांस नहीं ले रहा है, ठीक है, तो हमें तो सीपीआर देना ही है, लेकिन फिर भी हमें ब्रीथिंग चेक करनी पड़ेगी। ब्रीथिंग चेक करने के लिए कैसे चेक करेंगे? हम देखेंगे कि चेस्ट क्या अप एंड डाउन हो रही है कि नहीं, ठीक है। अगर अप एंड डाउन हो रही होगी, जैसे कि मैंने इसमें पहले बताया था कि 16 से 18 बार नॉर्मल इंसान का अप एंड डाउन होती है चेस्ट, तो वैसे ही ब्रीथिंग हो रही है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। तीसरा, सर्कुलेशन, खून का दौरा शरीर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हार्ट पंप कर रहा है तो शरीर में खून चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये चेक करने के लिए हमें हाथ पे, यहाँ पे चेक करेंगे। अगर हमें यहाँ पे नहीं पता चलेगा तो हमें कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, ठीक है। ये कुछ 2 जगह हैं। तीसरा, यहाँ पे हाथों में चेक करेंगे। चौथा, घुटने के पीछे, वहाँ चेक करेंगे। ये जगहें हैं जहाँ पे आप चेक करके जांघों के पास, ठीक है, वहाँ चेक करके आप जान सकते हैं कि हाँ, क्या इनका खून का दौरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शरीर में खून चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये 3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये 3 चीज़ें करके ही आप समझ पाएंगे कि हाँ, अब क्या इनको हार्ट अटैक आया है कि नहीं आया है और ये अब आगे के टेक्निक्स के लिए तैयार हैं कि नहीं है। अब आते हैं, ये हम चेक कर लिया हमने कि हाँ, पेशेंट को हार्ट अटैक आया है, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें, एयरवे हमने देख लिया, ब्रीथिंग हमने देख ली, सर्कुलेशन हमने देख लिया। अब आती है टेक्निक्स की बारी। टेक्निक्स कैसे हमें परफॉर्म करना है, चेस्ट कंप्रेशन को, छाती को कैसे दबाना है, उसको हमें टेक्निक्स को समझना होगा। ये हमारा हाथ है, इसको इंटरलॉक करना होगा, इस तरह से लॉक करना है, जिससे कि अगर हम चेस्ट के ऊपर यहाँ पे हमारी जो बीच वाली हड्डी है जहाँ ख़त्म हो रही है, ठीक वहाँ पे रख के और चेस्ट को हाथ से इस तरह से लॉक करना है। लॉक करने के बाद ये वाला हिस्सा चेस्ट के ऊपर इस तरह से रखना है, इस तरह से करके, और चेस्ट के ऊपर इस तरह से रखना है। रखने के बाद कैसे टेक्निक्स लगानी है, क्या क्या लगानी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हाथ का जो एंगल है वो आप लोग देखेंगे, हाथ का जो एंगल है वो 90 डिग्री में होना चाहिए, इस तरह से। अगर आप हाथ को यूं इस तरह से मोड़ेंगे तो जो सीपीआर है वो सही तरीके से नहीं होगा। तो हाथ का जो एंगल है वो पूरा 90 डिग्री में होना चाहिए। अब दूसरा, रेशियो का मतलब 30 बार आपको चेस्ट को इस तरह से दबाना है, इस तरह से चेस्ट को इस तरह से दबाना है, इस तरह से चेस्ट को आपको दबाना है। हाथ को इस तरह से फोल्ड नहीं करना है। 30 बार आपको चेस्ट को दबानी है और 2 बार मुंह से मुंह को लगाकर हवा देनी है, यानी कि एयर देनी है, जिससे कि पेशेंट के अंदर जिस हवा की कमी है, सांस की कमी हुई है, वो पूरी हो जाए। इसलिए मुंह से मुंह लगाकर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि घर में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं होती है, इसलिए मरीज को मुंह से मुंह लगाकर ही देना पड़ता है। ये एक मेडिकल टेक्निक्स है। तीसरा, कितने देर तक हमें करना है, ये बहुत बड़ा सवाल आता है। 1 मिनट में कम से कम 100 बार
100 से 120 बार हमें छाती को यानी चेस्ट को दबाना है, इस तरह से। ठीक है। अब चौथा सबसे मेन बात आती है कि गहराई, चेस्ट को कितना गहरा दबाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर चेस्ट को आपने बहुत प्यार से पुश किया है तो चेस्ट दबेगी नहीं। जब चेस्ट नहीं दबेगी तो जो हमारा हार्ट है वो स्क्वीज नहीं होगा, दबेगा नहीं। जब दबेगा नहीं तो उसमें से जो ब्लड है वो पंप नहीं होगा। जब ब्लड पंप नहीं होगा तो पूरे शरीर को ब्लड नहीं जाएगा। अब ब्लड नहीं जाएगा तो आपको क्या दिक्कत होने वाली है उसके बारे में अभी बताने वाला हूं मैं। तो जो डेप्थ है वो डेप्थ बहुत जरूरी है, कम से कम 2 इंचेस उसकी डेप्थ होनी चाहिए। चेस्ट अगर आप इस तरह से प्रेस कर रहे हैं, तो चेस्ट कम से कम 2 इंच तक नीचे जाएगा, तो ही उसे इफेक्टिव सीपीआर कहते हैं। इफेक्टिव सीपीआर उसी को कहा जाता है जब चेस्ट कम से कम 2 इंचेस तक नीचे जाएगी। ठीक है। अब एक और सवाल आता है, कब तक आखिर चेस्ट कंप्रेशन करना है? सबसे अच्छी बात यह है कि चेस्ट कंप्रेशन आप जितना करेंगे उतना ही आप मरीज को जल्दी ठीक करेंगे। ठीक है। तो जब तक एम्बुलेंस नहीं आती है तब तक आप चेस्ट कंप्रेशन कर सकते हैं। चेस्ट कंप्रेशन करेंगे तभी मरीज जिंदा रहेगा, ये हमें याद रखना है। अब सीपीआर करने के बेनिफिट क्या हैं? सीपीआर करने के बेनिफिट क्या है ये हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने सीपीआर तो पूरा समझ लिया कि हाँ क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या स्टैंड होता है, एबीसी रूल क्या होता है, इसको तो हमने समझ लिया। अब हमें बेनिफिट जानना पड़ेगा कि सीपीआर करने से फायदा क्या होता है। पहला है लाइफ को सेव करता है। जब हार्ट अटैक किसी को आ जाए तो उस टाइम पे कुछ भी और कोई तरीका ही नहीं है कि आप उसको बचा सकते हैं। सीपीआर एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप मरीज को बचाया जा सकता है, बचा सकते हैं। ठीक है। तो लाइफ सेव करता है। दूसरा, मैंने अभी बताया था ना कि जब डेप्थ अच्छी होगी तो हार्ट थोड़ा सा पंप दबेगा। जब दबेगा तो जो ब्लड है वो शरीर को पंप होगा। जब शरीर को पंप होगा तो शरीर के सारे अंग, जो सबसे मेन अंग है वो हमारा दिमाग, मैंने लिखा है ना क्या पे कि ब्रेन डैमेज से बचाता है, क्योंकि जब पंप होगा तो सबसे ब्लड जो है वो ब्रेन को जाएगा। जब ब्रेन एक्टिव रहेगा तभी शरीर पूरा एक्टिव रहेगा। इसलिए इफेक्टिव सीपीआर यानी कि 2 इंचेस तक डेप्थ बहुत जरूरी है, तभी हम ब्रेन को जिंदा रख सकते हैं। ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। अब इसमें भी मैंने वही चीज लिखी है कि पेशेंट को जिंदा रखना है तो हमें सीपीआर देना है। सीपीआर तब तक देना है जब तक एम्बुलेंस आ ना जाए, तब तक हमें सीपीआर लगातार देते रहना है, इस रेशियो के साथ 30:2 के रेशियो में। ठीक है। मैं समझता हूं कि इन सारे चीजों को मैंने बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसकी स्टोरी एक ही चीज है, कुछ नहीं करने से अच्छा हमने कुछ तो किया। सम सीपीआर इज बेटर देन नो सीपीआर। कुछ नहीं किया, सिर्फ इधर उधर भागते रहे, चिल्लाते रहे और पेशेंट कोलैप्स हो गया, यानी कि ऊपर चले गए, यानी कि शरीर में कोई जान नहीं, कुछ नहीं बचा अब। ठीक है। इससे अच्छा है कि आप कुछ सीपीआर देंगे, इससे आपको पेशेंट रिवाइव हो सकता है, बच सकता है। ठीक है। अब कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब हार्ट अटैक आता है तो कहते हैं शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है। किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। ऐसा नहीं है। अगर आप घर परिवार में और 4 लोग हैं, उनको अगर नहीं बुलाएंगे तो वो आपकी कैसे मदद करेंगे? तो बुलाने का तरीका है, आपको साउटिंग, चिल्लाकर बुलाएंगे, आइए प्लीज आइए, इनको हार्ट अटैक आया है, आप अब मेरी मदद करिए, इनको लिटाइए, मैं इनको सीपीआर दे रहा हूं, आप इनको मदद करवाइए, मैं चेस्ट कंप्रेशन कर रहा हूं, आप माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दीजिए, यानी कि मुंह से मुंह हवा दीजिए, आप एम्बुलेंस को कॉल करिए, आप इनके परिवार वालों को बुलाइए। तो इस तरह से सारे लोगों अलग अलग काम बांट दिया जाएगा, तो आसानी होगी किसी मरीज की मदद करने में। अपने परिवार के या साथी के या कहीं भी किसी अननोन के लिए भी ये आसानी होती है। यही तरीका होता है कि अगर आप साउटिंग करेंगे तो 4 लोग आएंगे, उन 4 लोगों को आपको काम अलग अलग बांटने हैं। कोई सीपीआर कर रहा है, कोई माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे रहा है, कोई एम्बुलेंस को बुला रहा है, कोई फैमिली वालों को बुला रहा है। तो इससे क्या है, काम आसानी से हो जाता है और काम बट के इजिली हो जाता है। अब हेल्प के लिए एम्बुलेंस को बुलाना है। एम्बुलेंस का नंबर 108 याद रखिएगा, हमेशा हमेशा याद रखना है।
112 नंबर होता है 3 चीज़ों को बुलाने के लिए। ये एक जनरल नॉलेज के लिए है, याद रखिएगा। 108 एम्बुलेंस बुलाने के लिए, 112 जो होता है वो एम्बुलेंस, फायर और पुलिस, 3 चीज़ों को बुलाने के लिए 112 यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब बारी आती है कि सीपीआर के सक्सेस रेट की, कि सीपीआर जो है उसका सक्सेस रेट क्या है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। सीपीआर का जो सक्सेस रेट है, अगर नॉर्मल तरीके से किया है, ठीक है, नॉर्मल तरीके से किया है तो 10 से 12% चांसेस हैं कि पेशेंट रिवाइव कर जाता है, यानी कि बच जाता है। अगर इफेक्टिव सीपीआर, जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम 2 इंचेस तक उसकी डेप्थ रहेगी, तो वो इफेक्टिव सीपीआर कहलाएगा। यहां पे भी वर्ड मैंने वही यूज किया है कि इफेक्टिव सीपीआर अगर होगा तो जाकर इसकी जो चांसेस हैं बिल्कुल डबल हो जाते हैं। आप देखिएगा यहां पे कि 10% लिखा है मैंने और यहां पे 22%, लगभग डबल हो रहा है। 22% और उससे ज्यादा के चांसेस हो जाते हैं अगर आप कम से कम 2 इंच तक डेप्थ लेते हैं और इफेक्टिव सीपीआर करते हैं तब। इसलिए इफेक्टिव सीपीआर बहुत जरूरी है। ठीक है, अब एक आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था, आप लोग बहुत उसकी सराहना किए हैं। सेव ट्री, पेड़ को हमें बचाना है, पेड़ों को हमें बचाना है, खूब बचाना है, लगाने हैं अपने जीवन काल में, पेड़ों को लगाना है। सेव करेंगे तभी हम अपना लाइफ को अच्छी रख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक में, सीपीआर के इस टॉपिक में किसी भी तरह का कोई चीज़ छूटी नहीं होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको लगता है कि आपको डाउटफुल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करेंगे, और कि इसमें क्या समझ में नहीं आया, क्या अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए मुझे। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें बदली जा सकती हैं, क्या हमारा और इम्प्रूव किया जा सकता है, आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।